हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयमान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में। साथ ही साथ हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे कि क्या क्या पीरियोडिक ट्रेंड्स होते हैं, जिसमें हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में बात कर रही थी कि टॉप टू बॉटम अगर हम रेडियस की बात करते हैं तो जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि एटम का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। वहीं अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं किसी पीरियड में तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से साइज हो जाता है डिक्रीज। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज और साइज आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात की थी आयनाइजेशन एनर्जी या हम कह सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में हमने बात की थी कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है या घटती है, ये हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो चलिए बच्चों उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेंगे जो भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए एक बार आप देख लीजिए जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था कि कैसे हमारे अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग पीरियोडिक टेबल दी, जिसमें से काफी सारी पीरियोडिक टेबल जो है फेल हो गई, फेल भी नहीं कह सकते, यानी कि आगे तक उन्हें कंसिडर नहीं किया गया क्योंकि उनके कई सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, फिर बाद में हेनरी मोजले आए जिन्होंने दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। फिर हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की, अलग अलग ब्लॉक्स यहाँ पर जो हैं क्या शो करते हैं वो बात की। जो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनके बारे में बात की। और बाउस प्रिंसिपल देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे की जाती है। ठीक है, यानी कि जो सबसे कम एनर्जी में होगा उसे पहले फिल किया जाएगा, कि हायर एनर्जी होगी उसके कंपैरिजन। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देख ली थी। फिर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी और न्यूक्लियर चार्ज, तीन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ चुके हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक बार आप देख लीजिए एटॉमिक साइज के बारे में हमने बात की थी। यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस, एनायनिक रेडियस, इसके अलावा वंडरवॉल रेडियस, मेटालिक रेडियस के बारे में हमने बात की थी। फिर ये हमने देख लिया था, वेरिएशन देख लिए थे कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और साइज कम होगा। वहीं अब जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, साइज बढ़ता है। देखो टॉप टू बॉटम जाने में न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज को कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर साइज इंक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स वाला फैक्टर जो है वो डोमिनेट करता है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं साइज में वेरिएशन, टॉप टू बॉटम भी देख सकते हैं और लेफ्ट टू राइट यहाँ पर वेरिएशन देखा जा सकता है। क्लियर है? चलिए फिर कुछ और टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे यहाँ पे, जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। फिर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। हम प्रॉपर डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो एनर्जी चाहिए होती है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से निकालने के लिए, उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, अभी जो आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग, इन्हें कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। और आगे वाली आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पहली वाली से ज्यादा होगी। जैसे हम यहाँ पर कहें आयनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर होगी आयनाइजेशन एनर्जी 1 से, 3 ग्रेटर होगी 2 से, 4 ग्रेटर होगी 3 से। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या हम कहें न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से। पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा रहता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज कम होता जाता है, जिससे जो प्रोटॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली होल्ड करके रखते हैं और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, चलो ये हो गया था। फिर हमने फैक्टर्स देख लिए थे कि आयनाइजेशन एनर्जी कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आयनाइजेशन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो काफी फैक्टर हमने डिस्कस किए थे, जैसे एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। फिर हमने वेरिएशन देख लिए थे कि टॉप टू बॉटम
और लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज तो नहीं कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज। देखो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ता है जिससे आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेफ्ट टू राइट जाने में जेड इफेक्टिव बढ़ता है जिससे आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, या हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। दूसरा हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम इसे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ionization energy is directly proportional to Z effect और inversely proportional to size। अब इसमें तीनों चीजें आ गई, आयनाइजेशन एनर्जी भी आ गई, दूसरा Z इफेक्टिव जो हमने पहले पढ़ा, तीसरा है साइज। साइज अगर बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव कम होगा, साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चन हमने अपने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कहा जा रहा है कि Na पॉजिटिव और Ne इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, लेकिन फिर भी आयनाइजेशन एनर्जी Na पॉजिटिव की ज्यादा है और Ne की कम है। चलो दोनों में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें, देखो अगर इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 11 और इसका एटॉमिक नंबर है 10। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं, प्रोटॉन्स, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, इसमें प्रोटॉन्स हैं 10। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो ये Na पॉजिटिव है ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन Na पॉजिटिव है, यानी कि 11 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को दे दिया, पॉजिटिव तभी तो बना, तभी कैटायन बना। तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10, और यहाँ पर इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, फिर भी कहा जा रहा है कि Na पॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी Ne से ज्यादा है। क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी Ne से ज्यादा है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है इससे और इससे, इन दोनों से जब हमें कोई लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, इनके कैसे स्टेट में, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट से। ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस एटम से हमें एक एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, यानी कि बेसिकली बात है हमें यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 10 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों में से जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, हमें रिमूव करना है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब कहा जा रहा है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी से, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में तो 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि दोनों में से जब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है दोनों से, तो दोनों में बराबर एनर्जी देनी चाहिए थी ना हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है इससे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो क्या समझ में आएगा, ध्यान से देखने पर यह समझ में आता है कि यहाँ पर प्रोटॉन है 11, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है ज्यादा, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही है जितना नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर है, जबकि यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। क्या फर्क पड़ता है प्रोटॉन से, हमें तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। तो देखो बच्चों, प्रोटॉन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अब फर्क क्यों पड़ता है प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन का काम क्या है, ये प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और इनका काम क्या है, इनके पास है पॉजिटिव चार्ज। क्या है इनके पास, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के पास है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, होल्ड करके रखा हुआ है, जबकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है। यानी कि इसका अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है और इसका अट्रैक्शन का फोर्स कम है, और जिसका अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होता है इसका मतलब उसका जेड इफेक्टिव भी ज्यादा हो, यानी कि इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है इसके जेड इफेक्टिव के कंपैरिजन में, है ना। अगर हम Na पॉजिटिव के जेड इफेक्ट की बात करें और Ne के जेड इफेक्ट की बात करें
Na पॉजिटिव का Z इफेक्टिव ज्यादा है, यानी कि अब Na पॉजिटिव का Z इफेक्टिव ज्यादा है, इससे क्या होगा, Z इफेक्टिव ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा, तो यानी कि यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी वो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। अभी हमने ये पढ़ा था ना यहाँ पर कि Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, या Z इफेक्टिव ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। ठीक है, तो वही यहाँ पर ऐसे ही हो रहा है कि इसका Z इफेक्टिव है ज्यादा, इससे Z इफेक्टिव ज्यादा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर प्रोटॉन है ज्यादा, तो ज्यादा प्रोटॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखेंगे। यहाँ पर प्रोटॉन भी उतरेंगे, इलेक्ट्रॉन भी उतरेंगे, तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, जबकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। क्लियर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती। क्लियर है, चलिए, तो काफी इजी है ना। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, द फर्स्ट आयनाइजेशन ऑफ नोबल गैसेस इज हायर देन दैट ऑफ हैलोजन, एक्सप्लेन। यहाँ पर कहा जा रहा है जो नोबल गैसेस है उनके जो फर्स्ट आयनाइजेशन है वो ज्यादा है किससे, हैलोजन से। तो ऐसा क्यों है, तो देखो अगर आप दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, तो नोबल गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है स्टेबल। ठीक है, हैलोजन के कंपैरिजन में स्टेबल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज्यादा, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिस वजह से नोबल गैसेस से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। जबकि अगर हम हैलोजन की बात करें तो हैलोजन की इतनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तो है नहीं, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जिससे कि वहां से आसानी से, यानी कि नोबल गैसेस के कंपैरिजन में हम आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। इस वजह से नोबल गैसेस का जो आयनाइजेशन एनर्जी है या आयनाइजेशन है वो ज्यादा होता है हैलोजन से। क्लियर है, देखो काफी इजी ये है। अगर हमें आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो हम इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो द नोबल गैस हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैसेस के पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसीलिए वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। हम यहाँ पर देख भी सकते हैं, कोई भी नोबल गैस हम ले ली, जैसे नियॉन हम ले लें, नियॉन भी एक नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर लिख करके हम कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखें तो देखेंगे कैसा है ये, स्टेबल। Thus they have highest ionization energy। इस वजह से इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है। जबकि हम हैलोजन की जब बात करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, अनस्टेबल है, एज कंपेयर टू नोबल गैस। नोबल गैस के कंपैरिजन में इट इज इजी टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है। Hence, the first ionization energy of noble gas is greater than that of halogen। इसीलिए नोबल गैसेस की पहली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी हैलोजन से। और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी का क्या, तो देखो दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए जो नोबल गैसेस हैं अब वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले नहीं रहेंगे, तब तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वहां से थोड़ा आसानी से। ठीक है, चलिए, क्लियर है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन ये था, को आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार, आप आसानी से कर लेंगे। देखो, कंपेयर द साइज ऑफ F नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव विद द एटॉमिक साइज ऑफ Ne। यानी कि नियॉन के साइज के से हमें कंपेयर करना है F नेगेटिव और Na पॉजिटिव का साइज। F नेगेटिव देखो आप फ्लोरीन का साइज देख सकते हो, और F नेगेटिव का साइज तो फ्लोरीन से बड़ा ही होगा। सोडियम के साइज की बात करें तो सोडियम का साइज और सोडियम नेगेटिव का साइज, सॉरी सोडियम Na पॉजिटिव का साइज, तो Na पॉजिटिव क्या होगा,
सोडियम से साइज में छोटा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो साइज। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत इजी है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप आसानी से लिख सकते हो। एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हो, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ आप लिख सकते हो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप देख सकते हो कि क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का। ठीक है, बहुत इजी है। पीरियोडिसिटी क्या है, ये क्वेश्चन हमने चैप्टर में किया हुआ भी है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ विद एग्जांपल। ठीक है, अब लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को सेपरेट रो में क्यों प्लेस किया जाता है या बॉटम में क्यों प्लेस किया जाता है, इसका आंसर भी हमने किया हुआ है, बाकी सेम क्वेश्चन है। पॉजिटिव आयन स्मॉलर है एंड नेगेटिव आयन लार्जर है उसके पेरेंट एटम से, ऐसा क्यों, ये भी डिस्कस किया हुआ है ना। अगर हम Na और Na पॉजिटिव की बात करें तो Na पॉजिटिव छोटा होगा Na से, और हम F और F नेगेटिव की बात करें तो F जो है वो छोटा होगा F नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आप देखो तो एनायन और कैटायन में अगर आप देखो तो एनायन बड़ा होगा अपने पेरेंट एटम से और कैटायन छोटा होगा अपने पेरेंट एटम से। ऐसा क्यों होता है ये हमने डिस्कस किया हुआ है, इसका आंसर आपको लिखना है। व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंस द आयनाइजेशन एनर्जी, तो कौन से फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो जैसे हमने देखा था जेड इफेक्ट है, शील्डिंग इफेक्ट है, एटॉमिक साइज है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने डिस्कस की थी, वो आप लिख सकते हैं। आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ Na पॉजिटिव इज मोर देन Na ऑल्दो बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो तो ये सेम क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी किया था सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने Na वाला, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो लगभग ये सारे क्वेश्चन हमने चैप्टर में किए हुए हैं, चैप्टर में यानी कि जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उनमें हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करके इनका आंसर खुद से लिखना है। कहीं पर समझ नहीं आता तो आप पीछे से हेल्प ले सकते हो, है ना, पीछे से देख सकते हो जो भी हमने पहले किया हुआ है। तो कुछ और क्वेश्चन भी हैं, इन्हें भी आप देख लें। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी देख ली, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when a gaseous atom accept the electron to form a gaseous anion। जब कोई गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है एक गैसियस एनायन बनाने के लिए, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी क्या या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी? तो देखो हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक होगी, हीट एब्जॉर्ब हो रही होती तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। ठीक है, लेकिन हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। दूसरी चीज ये हम कह सकते हैं ये क्या है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। जबकि हम आयनाइजेशन एनर्जी में क्या पढ़ रहे थे, टेंडेंसी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की जो टेंडेंसी है। जबकि हमें यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है इसमें। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए जो एनर्जी होती है, उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस फॉर ऑल नॉन नोबल गैसेस एलिमेंट। जितने भी नॉन नोबल गैस एलिमेंट है उन सभी के लिए ये कैसी है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज डिनोटेड बाय EA और इट्स यूनिट इज किलो जूल पर मोल। तो यूनिट आप देख सकते हैं। अब देखो कोई भी हमारा एटम है, इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो ये ए नेगेटिव बन जाएगा और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब वेरिएशन देख लेते हैं कि इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप क्या होता है। ठीक है, ये ग्रुप लिखा हुआ है, इसको आप देखिए, ये पीरियड ग्रुप ही होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। वेरिएशन अलोंग द पीरियड इज नॉट क्वाइट लीनियर, लेकिन वेरिएशन जो है क्वाइट लीनियर नहीं है, लाइन वाइज ही होगा, नहीं कहीं पर चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इट इज ड्यू टू इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच मोर रेडिली पुल्स न्यू इलेक्ट्रॉन इनवर्ड। अब ये किस वजह से है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, इनवर्ड को पुल करेगा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक है, इस वजह से भी कहा जा रहा है कि इंक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। वहीं अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव कम होता है,
जेड इफेक्टिव कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वहां पर कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई। ये किस वजह से, जो कि हमने अभी डिस्कस कर लिया है ना, कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ रहा है, इस वजह से एटॉमिक रेडियाई बढ़ने की वजह से और डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड दस एक्सपीरियंस लेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और ये जो एक्सपीरियंस है लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम होता है तभी तो जेड इफेक्टिव कम होता है। जेड इफेक्टिव कम होता है जिस वजह से साइज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर, समझ में आ गया कि लेफ्ट टू राइट क्या होता है और टॉप टू बॉटम क्या होता है। इस पॉइंट को आप ऐसे सर्कल कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इतना। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। द वेरियस factors which influence the electron affinity can be explained under following heads. सबसे पहला है atomic size. Electron affinity is inversely proportional to the atomic size. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जैसे कि जेड इफेक्टिव भी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या थी, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है, ऐसे रिलेट भी करते रहेंगे ताकि याद रह जाए बाकी सारी चीजें। दैट इज हायर द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट लोअर विल बी इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि जितना बड़ा साइज होगा एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही कम होगी। इसीलिए तो टॉप टू बॉटम जाने में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है। चलिए, and vice versa. As the distance of outer shell electron increase from the atomic nucleus, the attractive force decrease and the tendency to accept extra electron will decrease. तो जैसे ही डिस्टेंस इंक्रीज होगा आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक न्यूक्लियस से, यानी कि जो आउटर शेल है वो बहुत ज्यादा बाहर अगर है, न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ने से साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ने से उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किस चीज की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। ठीक, अगला है शील्डिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन और स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं। शील्डिंग बोले या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोले। चलिए, एविडेंटली ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट लेसर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड लेसर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो, अगर हम शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, जेड इफेक्टिव अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये शील्डिंग इफेक्ट के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही लिखा गया है, ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट कितना, जितना ज्यादा होगा लेसर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना कम होगा, लेसर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। बाकी शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये तो हमने डिस्कस किया ही है। मान लो ये हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये हमारा प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये जो शेल्स है यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, बाकी यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ही। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो प्रोटॉन है ये इन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा, और इन इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा जो आउटर शेल पे जो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनके बाद ये जो दूसरी शेल है, इन इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्शन भी तो होगा, आपस में क्या होगा, रिपल्शन भी होगा। ठीक है, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करेंगे, शील्ड की तरह काम करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा, जिससे कि इनके बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने की वजह से एटम का साइज इंक्रीज होगा, ना कि डिक्रीज होगा। क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, जबकि इसके अपोजिट होता है जेड इफेक्टिव। क्लियर है, तो शील्डिंग इफेक्ट को हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, एक और बार हमने इसको हल्का थोड़ा लाइट लाइट देख लिया है। क्लियर, चलिए, तो ये आपको इतना नोट कर लेने हैं, दो फैक्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए इतना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी। न्यूक्लियर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, जिससे उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंड एज अ रिजल्ट लार्जर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू लार्जर होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, स्टेबल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है, लेसर विल बी इट्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेंस लोअर द वैल्यू ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। ठीक है, अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ठीक, अगला है, अगर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो पहले कंप्लीटली फिल्ड K-element शेल, फिर कंप्लीटली फिल्ड सब शेल, फिर हाफ फिल्ड सब शेल, फिर पार्शियली फिल्ड। ठीक है, वही ऑर्डर है जो हमने सेम आयनाइजेशन एनर्जी के केस में देखा था, सेम वही ऑर्डर यहाँ पर भी होगा, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो वहां पर भी सेम हो रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी। सेम अगर वहां पर न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा, देखो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। जबकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लार्जर वैल्यू है और यहाँ पर लोअर वैल्यू है। ठीक है, आपको ध्यान रखना, नोट कीजिए इतना। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।